नमस्ते, जय शिवाय। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी ज्ञान और विद्या के योग्य है ना। किसी को भी हम ज्ञान दे सकते हैं, किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं। और फिर इस बात पर भी उन्हें आश्चर्य होता है कि फिर सारे लोग, इतना ही प्रूवन साइंस है हमारे पास, योगिक साइंस जो है हमारे पास, उसमें फिर उसको फिर सारे लोग पढ़ते क्यों नहीं है ना। फिर उसमें जो भी हमारी एंशिएंट नॉलेज है, जो भी गुरु इतना बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर संसार सुधर क्यों नहीं रहा? लोग फिर ठीक से क्यों नहीं हो जा रहे? अपने चित्त की वृत्तियों को हटा क्यों नहीं पा रहे, या कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। तो एक बेसिक सी बात आती है, बहुत फाउंडेशनल लेवल की बात है ये, कि ज्ञान किसको दिया जा सकता है। ज्ञान तो मतलब ज्ञान का सीधा सीधा जो वो है ट्रांसलेशन है, वो विजडम नहीं होता कभी भी, है ना। गलत शब्द है वो, बट कोई और शब्द नहीं है अंग्रेजी भाषा में, तो हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, ज्ञान के लिए विजडम का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन विजडम का जो सही, ज्ञान का जो सही मतलब है, अगर हम फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इंग्लिश भाषा में, तो वो कैसे हो जाएगा? एम्बॉडीड विजडम हो जाएगी। एम्बॉडीड विजडम का मतलब हो गया कि ऐसी विजडम, ऐसी चीज जो कि ज्ञान में पहले आपने विद्या के रूप में उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया, और फिर आप जो है उसको अपने जीवन में उतार ले रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गई आपके लिए। ठीक है, आपका वो ज्ञान प्रमाणिक है, प्रत्यक्ष है, और फिर आप उसको यूज कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि विद्या किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है। तो विद्या के योग्य कौन है ना, ये प्रश्न आता है। ज्ञान तो उस विद्या से बाद में बनेगा। पहले तो आप किसी भी चीज की विद्या ग्रहण करते हो कि पेड़ ऐसा है, या इस पेड़ को खाने से क्या लाभ है, तो ये एक विद्या ग्रहण कर ली। फिर आपने खाया उसको, पेड़ को लगाया, खा के देखा पौधे को, तब आपको पता चला अच्छा शरीर में उसके बाद ये ऐसे ऐसे चीजें करता है, तो वो विद्या जो थी वो ज्ञान में बदल गई। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि विद्या के योग्य भी कौन होता है और कौन नहीं होता है। तो ये चीज हमारे दर्शन शास्त्र में बहुत पहले से, बहुत ही आज से 8,000 10,000 साल पुराने हैं वो सारी चीजें। तो उतना टाइम पहले भी लोगों ने कैसे समझा दिया कि वो सब क्या है, विद्या के योग्य कौन होता है और कौन नहीं होता है, किसको क्या विद्या दी जा सकती है, क्या विद्या नहीं देनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, है ना, जिनकी हिंदी या क्या बोलते हैं, संस्कृत जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है, और जिनके लिए हमारा इंडियन कल्चर और भारतीय जो संस्कृति है हमारी, जो थोड़ी सी उनके लिए ऐसे रहती है कि अच्छा ये लोग छुपाते हैं कुछ और सारा ज्ञान सबको नहीं देते हैं। तो मतलब वो सोचते हैं, उनका सोचना क्या है कि वो शायद भारतीयों को ही सारा ज्ञान देते हैं, या जिसे हिंदी संस्कृत आती है उसको ही सारा ज्ञान देते हैं, या गुरु ने मुझे ये क्यों नहीं सिखाया, वो क्यों नहीं सिखाया। एक प्रश्न आता है कि इन गुरु ने ये क्यों नहीं सिखाई चीज, मुझे सिखाई। तो वहां पर वो लोगों को अगर इंग्लिश में बताओ कि अभी तुम्हारा आईक्यू लेवल नहीं है उस चीज को समझने का, तब तो उनको, किसी को भी बुरा लग जाएगा ना। किसी को बताओ तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है या आईक्यू लेवल नहीं है, तो उसे बुरा लग जाएगा। लेकिन आईक्यू लेवल है क्या चीज? तो वो चीज हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखी हुई है कि आईक्यू लेवल है क्या चीज। ठीक है, तो आज हम वही समझेंगे कि विद्या के योग्य कौन है ना। अब आईक्यू लेवल तो एक मापदंड जैसा हो गया, उन्होंने बना दिया कि हाँ ये 100 तरह के 25-25 क्वेश्चन आंसर करो तो उससे तुम्हारा आईक्यू लेवल हमको पता चल जाएगा। आईक्यू लेवल ऐसे पता नहीं चलता है, कभी भी नहीं पता चलता किसी का भी। क्यों? कि उन चीजों को नापने का किसी भी तरह से कोई गुरु ही नाप सकता है उसको। कोई मापदंड ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आप आंसर कर दो तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आप विद्या के योग्य हो कि नहीं हो। 25 क्वेश्चन दे दो तो हम डिसाइड कर लेंगे कि, तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत 50-60-70% तक पता लगाया जा सकता है क्वेश्चन आंसर का, कोई क्विज बना के कि किसी का आईक्यू लेवल क्या है, या कोई टेस्ट पेपर बना के कि किसी का आईक्यू लेवल क्या है और वो विद्या के योग्य है कि नहीं है। लेकिन 100% तो पता नहीं लगाया जा सकता। 100%, और ऐसा भी हो सकता है कि आज नहीं है कल हो जाए, है ना। तो इंसान बदलता जाता है मनुष्य अपनी प्रगति कर रहा है, अपनी योग की, आध्यात्म की
यात्रा कर रहा है तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ऐसे फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि क्यों, कैसे पता करें कि विद्या के योग्य कौन है कि नहीं, तो हम उस चीज पे बात करेंगे। अब इसमें पहली जो सबसे नंबर 1 चीज आती है वो है शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा कहते हैं इंसान के अंदर की जिज्ञासा, मनुष्य के अंदर की जिज्ञासा। अगर, और ये पहली रिक्वायरमेंट है किसी को विद्या के योग्य या अयोग्य साबित करने के लिए या समझने के लिए। और आपको तो किसी को साबित नहीं करना है, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है जाके आप किसी दूसरे को नहीं इस चीज से आंक रहे हैं। वो नहीं कह रहे हो मैं कि जाके दूसरों के ऊपर ये पूरा स्केल अप्लाई कर दो नहीं, आपको अपने ऊपर करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अपना एनालिसिस करना है, अपनी जर्नी को नापना है, आप कितने गहरे पानी में हैं उसका अंदाजा लगाना है। तो उसके लिए हम ये बातें कर रहे हैं आज। ठीक है, कि शुश्रूषा कितनी है आपके अंदर, तो जिज्ञासा कितनी है। बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती। अब देखिए, वेदांत शुरू होता है, कितने सारे हमारे उपनिषद शुरू होते हैं, पहली लाइन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा है, जिसे सत्य की जिज्ञासा है, जिसे कुछ जानने की जिज्ञासा है, वही तो आगे बढ़ेगा उस फील्ड के अंदर। चाहे आप साइकिल चलाने को ले लो, खाना बनाने को ले लो कि अच्छा ये चीज होती कैसे है, आईटी को ले लो, सॉफ्टवेयर को उठा लो, कोई किसी की मरहम पट्टी करनी है, डॉक्टर बनना है उसको उठा लो, ठीक करना है किसी को उसको उठा लो, कुछ भी चीज, कोई भी फील्ड उठा लो आप। पहली चीज क्या जागती है अंदर, कोई भी किसी भी विद्या में जाने के लिए कि अच्छा ये होता कैसे है, ये है क्या, ये मुझे जानना है ना। तो जिज्ञासा पहली रिक्वायरमेंट है, पहली चीज है जो किसी भी मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से कि वो उस ज्ञान में, उस चीज में, उस विद्या के योग्य बनता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहां पर कि किसी के अंदर वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी, वो शुश्रूषा है। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट थी कि शुश्रूषा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर, जेन्युइन जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक, तो अब मान लिया हमने किसी के अंदर है, तो अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आती है, क्या वो इंसान, क्या वो मनुष्य कॉन्शियसली लिसन कर सकता है, सुन सकता है, चेतन रहकर सुन सकता है क्या। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है जिज्ञासा के बाद। मान लीजिए कितने सारे लोग हैं, कितने गुरु ज्ञान दे रहे हैं, कितने कितने घंटे के वीडियो बना रहे हैं, कितना समुंदर जैसा बन चुका है आज की डेट में ज्ञान का और सब चीजों का, है ना। फिर भी संसार कैसा है, देखो कैसा है, संसारी लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है ना। हम कह देते हैं ऐसे कि कितने पाप, कितना अधर्म, कितना सब कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। क्या हो रहा है, क्यों कि लोग सुन ही नहीं रहे हैं। आप में से भी कितने लोग हैं, अगर ध्यान से देखिए, कितने लोग हैं जो कि 40 मिनट का वीडियो या 1 घंटे का वीडियो पूरे ध्यान लगाकर 1 घंटे सुन पाते हैं। किसका मन, अब यहां पे क्या बात आ जाती है, मन शांत है कि नहीं। इंद्रिय जय होने की हमने बात की थी ना। इंद्रिय जय नहीं है, अगर मन में दुनिया भर के विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, तो कुछ भी सुन रहे हैं, भावना उमड़ के आ जा रही है, नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा सुनने से, ये तो गलत बात है ना, या ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब सुनने से पहले, कुछ सुनते ही रिएक्शन आ जा रहा है। या किस बात पे ध्यान दे रहे हैं, कौन बोल रहा है, वो कपड़े कैसे पहना है, उसका शरीर कैसा है, ध्यान किस चीज पे जा रहा है, या किस तरह के परिवेश में वो बोल रहा है ना, किस तरह की विचारधारा से वो व्यक्ति आया है, ये है वो है। 1000 चीजें उस व्यक्ति के बारे में, उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, वो सुना नहीं जा रहा है। चेतन रहकर सुनना धारणा लगने जैसा है। तो विद्या के लिए धारणा कहाँ चाहिए, धारणा चाहिए बहुत अटेंटिवली सुनने में, बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही चेतन रहकर किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज को जो सुन नहीं सकता, उसे आप विद्या क्या दोगे, कैसे देंगे विद्या। किसी को जिज्ञासा है साइकिल चलाने की और साइकिल कैसे चलती है ये जानने की, उसके अंदर अच्छी सी जिज्ञासा तो है,
लेकिन जब बात आती है ये सुनने की कि हैंडल यहां पकड़ो, पेडल वहां मारो, साइकिल को गड्ढे में मत चलो, उतरते कैसे हैं, चढ़ते कैसे हैं, वो इंसान सुन ही नहीं रहा है। चेतन रहकर कुछ भी सुन ही नहीं रहा वो व्यक्ति, तो आप उसे कैसे सिखाओगे? सिखा ही नहीं सकते हो। या सुनते ही वो इंसान बीच बीच में बोले जा रहा है, अच्छा ये क्यों बोला, अच्छा ऐसे क्यों किया, ऐसा वैसा कुछ भी बोले जा रहा है। या उसके मन में इतने विचार चल रहे हैं सुनने के समय कि जो कहा गया वो उसने सुना ही नहीं, तो सीखेगा कैसे? विद्या, कोई भी विद्या जो उसको प्रदान की जा रही है उसको सीखेगा ही नहीं। तो दूसरी क्या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है विद्या ग्रहण करने के लिए? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है कॉन्शियस लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग। बहुत ही एकाग्र मन से, पूरी 6 इंद्रियां एक ही हो जानी चाहिए, एकाग्र मन से गुरु की बात को सुनना। अब विद्या जो है वो सिर्फ गुरु को सुनने से नहीं आती, टीचर को, शिक्षक को सुनने से नहीं आती, पढ़ने से भी आती है। तो अगर कोई पढ़ के किसी विद्या को धारण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है किसी की भी विद्या को, तो उसके लिए भी ये बात है कि वो एकाग्र मन से जो लिखे हुए शब्द हैं उनको सुन पा रहा है कि नहीं। बहुत बड़ा अंतर है किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेना और किताब में लिखे हुए शब्दों को सुन लेने में, श्रवण कर लेने में। हमारे यहां किताब में, दर्शन शास्त्रों में क्या लिखा गया सब जगह कि किताब को पढ़ा नहीं जाता, ज्ञान पढ़ने से नहीं मिलता, विद्या पढ़ने से नहीं मिलती, विद्या श्रवण से मिलती है, ज्ञान श्रवण से मिलता है। तो लिखे हुए से श्रवण कैसे करेंगे? जो लिखा है उसे सुनेंगे कैसे? ये वाली बात सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी आज जिनका मन एकाग्र हो चुका है। उनको समझ में आ जाएगा कि किताब में लिखे हुए, किसी भी पुस्तक में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी चीज में लिखे हुए शब्द सुने जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने से सुनने का मतलब है, पढ़ने से सुनने तक का रास्ता क्या है? बीच में मन का इतना एकाग्र हो जाना कि एक एक शब्द ध्वनि का सिग्नेचर बन के आपके पूरे अस्तित्व में समा जाए। बस ना तो आप कभी वो ज्ञान भूलोगे, ना तो आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी, कोई चीज आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? हम बोलते हैं ना, हमने तो ऐसा कहा नहीं था बट तुमने ऐसा समझ लिया, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो हम जब मिसअंडरस्टैंड की बात आती है, कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाना किसी का, है ना, वो कहां पे प्रॉब्लम कहां की है? वो प्रॉब्लम है श्रवण की प्रॉब्लम, है ना। या फिर कुछ लोग सुन तो रहे हैं किसी की बात को, गुरु की बात को सुन रहे हैं या किसी की भी बात को सुन रहे हैं, लेकिन श्रवण क्यों नहीं हो पा रहा उनका? कॉन्शियस लिसनिंग क्यों नहीं हो पा रही है उनकी? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं, बहुत सारे बायसेस हैं, बहुत सारे पूर्व निर्धारित निष्कर्ष हैं। तो अब उनके दिमाग में क्या आता है? अच्छा ये तो इसलिए बोल रहे होंगे जिससे कि इनके पास, खुद के पास पैसे हैं, तो हमको समझा रहे हैं कि पैसे की कोई जरूरत नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, यहाँ पे उदाहरण दे रही हूं आपको कि ऐसे बहुत सारे जब दिमाग में फिल्टर हैं, बहुत सारे फिल्टर के थ्रू जब लिसनिंग होती है तो वो अटेंटिव लिसनिंग नहीं है। ध्यान आपका फिल्टर्स पे है। फिल्टर्स को सुने हुए में या पढ़े हुए टेक्स्ट में फिट करने में आपका दिमाग चल रहा है, इसमें नहीं कि क्या कहा जा रहा था और क्या लिखा गया था। दिमाग किस में चल रहा है? अपने बायसेस और अपने स्टोर्ड डाटा को उस डाटा पे अप्लाई करने में, जो अभी आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो उसके ऊपर फिक्स करने में दिमाग जा रहा है कि अच्छा ये पजल का पीस यहाँ फिक्स कर दो। हाँ मुझे तो पहले ही पता था सारी दुनिया की नारियां ऐसी होती हैं, सारी दुनिया के आदमी ऐसे होते हैं, मुझे तो पहले ही पता था। तो ये अब मैं वो वाले अपने पूर्व जो निर्धारित मेरे अंदर निष्कर्ष हैं बेकार के अज्ञान के, मैं उनको फिट कर रहे हैं जो ज्ञान अभी मिल रहा है मुझे उसके ऊपर। तो श्रवण नहीं होगा, कॉन्शियसनेस नहीं होगी। कॉन्शियसनेस, चेतना कहां चली गई? चेतन श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवण का मतलब ही चेतन होकर सुनना है, अचेतन मन से सुनना नहीं। तो चेतन होकर कैसे सुन रहे? चेतना कहां चली गई? वो जो दिमाग में स्टोर्ड पहले से जो आइडियाज, ज्ञान और सारी आइडियोलॉजी और सारे ज्ञान अज्ञान घुसा रखा है उसमें चल रहा है, उसमें नहीं जो सुन रहे थे। तो अटेंटिव लिसनिंग किसे कहते हैं?
श्रवण हम किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से कोई चीज जो गुरु कह रहा है, जो विद्या हमें दी जा रही है, उसका श्रवण करना। ठीक। तीसरी चीज आती है ग्रहण। सुना ही अगर 10% था 100 में से, श्रवण ही 10% हुआ, 90% ऑफ द टाइम आपकी जो चेतना थी वो अपने ही दिमाग के जाल में उलझी थी, विचारों में उलझी थी, भावनाओं में उलझी थी, या आदमी सामने कौन बोल रहा है उसके शरीर पे, उसके पहनावे पे, उसके शक्ल पे, उसके क्या क्या बैकग्राउंड पे, और कहीं तो आपकी चेतना उलझी थी। तो सुना ही 10% था, तो ग्रहण क्या किया होगा? ग्रहण तो उसका 10 का 0.01% भी होगा ही नहीं, है ना। किसी बात को अगर आप आधा अधूरा समझ लोगे, अगर आपको बताया जा रहा है 1 घंटे में, आपको कोई कुकिंग की रेसिपी बताई जा रही है कि ये खाना ऐसे बनता, ठीक। अब आपको कहा गया कि जीरा जो है तेल में, ये तेल में से जब धुआं निकलना लगे, उसके बाद तेल ठंडा हो जाए तब जीरा डालना। अब आपने तो इतना ही सुना था, आगे आगे कुछ और कब डालना है, कितनी हीट को कम करना है, ज्यादा करना है, वो बाकी की लिसनिंग तो आपकी हुई नहीं। तो आप जीरा डाल के रह जाओगे और सिर्फ जीरे के ऊपर आप समझोगे कि हाँ, ये टॉपिक को कनेक्ट कर लोगे कि अच्छा ये रेसिपी तो मुझे आती है क्योंकि मुझे जीरा डालना आता है उसमें। आपको रेसिपी नहीं आती है बनानी, आपने तो सुना ही नहीं कि कैसे बनेगी, क्या होगा। आपका दिमाग तो बस जीरा डालने के बाद से गायब है, खो गए आप कहीं पे, सुना ही नहीं आपने। तो ग्रहण कहां किया? तो ग्रहण हुआ ही नहीं ना। तो तीसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि ज्ञान शुश्रूषा आपके अंदर थी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा थी, इनफ जिज्ञासा थी, और आपने बहुत अच्छे से उसका श्रवण कर लिया। अब आप उसका ग्रहण करेंगे। मतलब कि ग्रहण करने में क्या मुसीबत आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रहण करने में? ग्रहण करने में दिक्कत आती है जो हमारे अंदर का पहले से भरा हुआ अज्ञान है, वो बैकफायर करता है। वो उस ज्ञान को ग्रहण नहीं होने देता, वो उसको चैलेंज करता है। कैसे? ये गुरु ने तो ये कहा था, उस किताब में तो ये लिखा था, ये तो यहाँ पे ऐसे बताया था, ये तो उधर ऐसे होता है, ये उधर है वैसे होता है, तो ग्रहण ही नहीं किया। नहीं, मेरी नानी तो ये सब्जी ऐसे बनाती थी, ये कुकिंग की रेसिपी ऐसे नहीं बनती, ये वैसे बनती है, ये ऐसे नहीं बननी चाहिए, इसमें ये होगा क्योंकि मेरी नानी ने बताया था, या मेरी दादी ने बताया था, या मुझको किसी और ने बताया था। ऐसे कर करके आपके अंदर ग्रहण नहीं हो रहा है। क्यों? इसीलिए हम कहते हैं ग्रहण कब करोगे? जब तुम्हारा पात्र खाली होगा। अज्ञान से भरे हुए पात्र में नया ज्ञान, नई विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योगिक जर्नी या अपनी आध्यात्मिक मार्ग में एक सबसे जरूरी बात क्या है? अपने आप को खाली करना, अनलर्निंग ऑल दैट यू हैव लर्न्ड बिफोर। वो सबसे बड़ा प्रोसेस है। कई सदियों से, कितने जन्मों से एक आत्मा उस अज्ञान के भरोसे जीती आई है, उस अज्ञान को ग्रहण करके जीती आई है। तो अभी अंदर से निकल के बैकफायर करेगा ही करेगा कि नहीं, लेकिन ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था। तो ग्रहण नहीं होगा। जो विद्या दी जा रही है वो ग्रहण नहीं होगी। तो पुराने हमारे ऋषि लोग और संत महात्मा गुरु लोग जो होते थे, वो देखते थे कि किसी के अंदर जिज्ञासा है, तो उसके बाद उसका टेस्ट होता था कि अच्छा जिज्ञासा तो है, कितना ठीक से सुन सकते हो। शुश्रूषा के बाद श्रवण तुम्हारा कितना अच्छा है। किसी का श्रवण है तो उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई चीज जो चेक की जाती थी वो ये कि इसने ग्रहण कितना किया, है ना। आपको कई बार हम इंग्लिश में छोटे छोटे या किसी भी भाषा में छोटे छोटे टेस्ट आपके हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो टेस्ट दिए जाते हैं ना। किस तरह के टेस्ट होते हैं कि अच्छा ठीक है, ये 4 पैराग्राफ पढ़ो, ये 10 स्टोरी पढ़िए, पूरी उपन्यास पढ़ो, ये पूरी स्टोरी पढ़ो, और उसके बाद इसको छोटे रूप में लिखो। कॉम्प्रिहेंशन कितना था उससे ये पता चलेगा। और वो हटा दी जाती है जो मेन स्टोरी होती है आपके सामने से। आपने एक बार पढ़ ली, अब वो हटा दी जाएगी आपके सामने से। अब लिखो इसे बैठ के, अब इसे समराइज करो, है ना। अब इसे संक्षिप्त में लिखो, इस चीज को, कहानी को संक्षिप्त करो, तरीके से लिख के दिखाओ। कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, कहानी बदल नहीं जानी चाहिए संक्षिप्त में लिख जाने से, है ना। तो ऐसे ही ग्रहण किया होगा एक बार पढ़ने से तो पूरा लिख पाओगे, और कहानी को पूरा समझोगे, तभी उसमें से कोई भाग छूटेगा नहीं, है ना। भले ही वो संक्षिप्त हो जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। सारे इंपॉर्टेंट नेसेसरी डिटेल्स जो उसमें आने चाहिए थे वो आ जाएंगे। कोई एक इंसान अगर बहुत
कोई भी व्यक्ति है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारा साइकिल चला चुका है, जान चुका है उसके बारे में, तो अब क्या चेक किया जाएगा कि वो कितना ग्रहण कर चुका है। अगर उससे कहा जाए कि संक्षिप्त में समझा दो कि साइकिल कैसे चलाते हैं, तो समझा पाएगा, कोई भी चीज मिस नहीं करेगा, है ना। और अगर बहुत डिटेल में किसी को समझाना है तो उसे वो भी पता है। तो ग्रहण कितना किया आपने, है ना। ये तीसरा टेस्ट होता था कि कोई मंत्र दिया जा रहा है, कोई साधना दी जा रही है। बहुत सारे लोगों को बोलो कि ये प्राणायाम करो, ऐसे मूल बंद लगाओ, ये करो वो करो, कितना ही सिखाओ, ग्रहण नहीं करते। जब सुबह उठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो कोई अपने ही दिमाग की साधना कर रहे होते हैं, कुछ और ही साधना कर रहे होते हैं। जो बताई गई है साधना वो नहीं हो रही है, और जैसे बताई गई है साधना वो नहीं हो रही है। फिर 2-4 साल बाद उठ के बोलते हैं नहीं हमने तो बहुत किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, तुम अच्छे विद्या के योग्य व्यक्ति नहीं हो। तो तुम आज ये कंप्लेन कर रहे हो कि किसी ने क्या सिखाया, किसने क्या, कहाँ से क्या ग्रहण किया, और किसी ने मुझे सिखाया नहीं, कोई ठीक सा गुरु मुझे मिला नहीं, ये वो। तो मैं खुद भी पढ़ तो अरे खुद तो पढ़ सकते थे, खुद तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया। ग्रहण तो विद्या का ये थोड़ी कि कोई पढ़ाएगा ही आके, है ना। सब कुछ, बहुत कुछ खुद से पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें खुद करते हैं, तो ग्रहण नहीं होगा विद्या का। तो ये बोला अज्ञान अंदर से बैकफायर करेगा। तो ये तीसरा टेस्ट होता था जानने का किसी भी गुरु के लिए कि ये विद्यार्थी या ये योगी या ये जो मेरे पास मुमुक्षु आया है, ये कितना ग्रहण कर सकता है, इसे ग्रहण करने की पावर क्या है, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी क्या है। चौथे नंबर पर होता था धारण। बहुत जरूरी है धारण, है ना। रिटेंशन करना, ज्ञान आपको जो दिया गया उसको याद रखना और सही समय पर उसे अप्लाई करना। फिर मैं साइकिल चलाने का एग्जांपल दूं अगर आपको, तो आपको समझाया गया था कि जब गड्ढा आएगा या कुछ आएगा तो साइकिल की स्पीड कम कर लेना, ब्रेक लगाना पड़े तो लगाना, नहीं तो साइड से गड्ढे से बच के निकल जाना, साइकिल का हैंडल मोड़ लेना। गड्ढा आया, आपको तो ये ज्ञान ध्यान ही नहीं है, 4 गड्ढों में गिरे, फिर उसके बाद पता चला नहीं गड्ढा आता तो गिर जाते हैं। उसके बाद धारण हो रहा है, समझ रहे हो आप कि 4 गड्ढे 10 गड्ढे गिरने के बाद चोट लगी, हाथ पैर तोड़े, सर फोड़ा, तब धारण हुआ उस ज्ञान का। जब ज्ञान दिया जा रहा था तो उसका धारण नहीं कर रहे थे, रिटेंशन नहीं हो रहा था अंदर। क्यों? अंदर इतने भरे हुए हैं, भावना इतने भावनात्मक हैं, इतनी भावनाएं हैं, मन इतना चंचल है कि कहां से धारण करेगा। मेमोरी उतनी ही वीक है, बनेगी, रिटेंशन होगा ही नहीं। मेमोरी का इंप्रेशन सबसे ज्यादा डीप डार्क सिर्फ तभी होता है जब चित्त एकाग्र हो, मन एकाग्र हो, पूरी तरह से चेतना से इंसान भरा हुआ हो, तो उसे पता है ये एक एक बात बहुत काम की थी, है ना। सेम चीज किसी को साधना देने में है, किसी को कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताओ, योगिक साधना दे दो करने के लिए, कुछ भी करने के लिए दे दो, जितना बताया कितना लिख लोगे, है ना। उपन्यास पूरा शास्त्र तो नहीं लिख के दे देंगे एक छोटा सा प्राणायाम बताने के लिए या कोई चीज बताने के लिए, लेकिन जितना बताया गया उतना भी लिख के भी दे दिया, सब कुछ है, फिर भी नहीं हो रहा है। करने जब बैठ रहे हैं तब तो नोट्स नहीं पढ़ेंगे ना, तब तो ईमेल नहीं पढ़ेंगे बैठ के, तो करने जब बैठ रहे हैं तब तक के लिए उतना धारण तो होना चाहिए था कि लिख के दिया गया है ये 10 स्टेप है, ये 10 स्टेप मुझे 10 के 10 फॉलो करने हैं। लेकिन नहीं, जब करने बैठ रहे हैं तो 5 याद है, 5 भूल गए, 5 बातें भूल गए, 5 बातें याद रह गई, तो आधा अधूरा कुछ प्रैक्टिस हो गया, आधा अधूरा कुछ कर लिया। तो देख रहे हो आप कितना फर्क पड़ता है। अगर धारण नहीं है उस चीज का, तो ज्ञान पे, विद्या के योग्य वही इंसान है जो ठीक से धारण कर सकता है। अरे सोच के देखिए, किसी इंसान को आप धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है, या कोई योगिक साधना करना सिखा रहे हैं, एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, एक योगी है जिसका धारण इतना अच्छा है कि एक बार सिखा दी तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वो उसको याद रखेगा, कहाँ अप्लाई करना था, हर बार उसे याद रहेगा। और अगर एक बच्चे को या किसी व्यक्ति को या किसी योगी को याद ही नहीं रह रहा है, तो क्या होगा, हर प्रैक्टिस में उसे वही चीज याद दिलानी पड़ेगी। फिर वो इंसान कहेगा मैं कभी बेसिक से आगे ही नहीं जाता, क्योंकि वो ही नहीं है, धारण ही नहीं हो रहा। जो रिटेंशन किया था वो वापस ही नहीं आ रहा, स्मृति वृत्ति जो उठनी चाहिए थी ठीक से वो काम ही नहीं कर रही थी, है ना। तो ये धारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी की 3 चीजें नहीं है अगर, तो स्टूडेंट वैसे भी बेकार है, तो लेंगे ही नहीं, कोई भी विद्या के योग्य समझते ही नहीं थे उसको।
तो धारण करने की कैपेसिटी ही धारणा को बढ़ाती है ना। और अच्छे से श्रवण और ग्रहण करने की कैपेसिटी भी धारणा की कैपेसिटी है, वो हम उसको धारणा भी कह देते हैं जब ये सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं। अब धारण के बाद जो एक टेस्ट होता था लोगों का, वो देखने के लिए, या ये कह लीजिए कि जो दूसरा मेजरमेंट है, पैरामीटर है देखने के लिए कि कोई विद्या के योग्य है या नहीं है, वो है विज्ञान। विज्ञान हम कह देते हैं ऐसी चीजों को जो कि विशेष ज्ञान है एक्चुअली किसी चीज के बारे में, बट वो सिर्फ ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ हो। ये वो ऐसा ज्ञान जो भी कुछ प्रत्यक्ष किया जा चुका है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में आ चुका है, इनफैक्ट जो चीज प्रूवन है ना, सिद्ध की जा चुकी है आपके द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पुराने ऋषियों के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी साइंटिस्ट के द्वारा, कुछ भी, किसी ने भी वो चीज प्रूव कर ली है ना। तो वो चीज कई सालों से, हजारों सालों से कोई चीज प्रूव होती हुई चली आ रही है अगर, तो हम उस चीज को कह देते हैं कि ये चीज अब विज्ञान हो गई। तो अब विज्ञान आ जाता है। विज्ञान इतनी देर के बाद आता है। देख रहे हैं कि आपको जो भी विद्या मिली है वो विद्या अब विज्ञान कहलाएगी, आप उसको समझने लायक हैं, अब आपको विज्ञान दिया जा सकता है ना। साइंस पढ़ाई जा सकती है, किसी भी चीज की साइंस आपको पढ़ाई जा सकती है, चाहे वो योगिक साइंस हो, चाहे कुकिंग की साइंस हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, क्वांटम फिजिक्स हो, या वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कोई भी नॉलेज, किसी भी तरह की कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोई भी छोटी सी मटेरियलिस्टिक चीज से लेकर, और कि इस देवी की या इस देवता की सिद्धि कैसे करते हैं, है ना, इस मंत्र की सिद्धि कैसे करते हैं, इस यंत्र की सिद्धि कैसे करते हैं, बुद्धि की सिद्धि कैसे करते हैं, इस पर्टिकुलर योग की साधना की सिद्धि कैसे करते हैं, साधना को पूर्ण कैसे करते हैं, किसी भी तरह का विज्ञान तभी आता है जब ये पहले की चार चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जब ये पहले की चार चीजें आपके अंदर हैं, तब आपके अंदर कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या, अब आपके अंदर विज्ञान बनेगी। विद्या विज्ञान बनती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है उसका। अब विद्या विज्ञान बन गई, अब आपको पूरे, आप प्रोफेशनल हो गए, अब आपको पूरा पता चल गया उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर विद्या के बारे में, चाहे वो योगिक साइंस हो या कुकिंग साइंस हो, कहीं भी कुछ भी उठा लीजिए आप, कोई सटल सी चीज है वो भी, कोई मटेरियल सी चीज है वो भी, कहने का ये मतलब है मेरा, ठीक है। ये कुछ भी उठा लीजिए आप, उसका विज्ञान आपको पूरी तरह से पता चल गया। अब उस चीज का विज्ञान पता चल गया, तो अब बात आ जाती है, अब आप उहापोह कर सकते हैं, है ना, अपने ही मन के अंदर भी कर सकते हैं, और कहीं जरूरी पड़े तो बाहर भी किसी के साथ कर सकते हैं। उहापोह के लिए एक दूसरा शब्द भी यूज होता है, उसे हम तर्क वितर्क कहते हैं, ठीक है। तर्क वितर्क कर सकते हैं कि अच्छा, ये कोई आपको कुछ तर्क दे कि ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, तो आप समझा सकते हैं उसको कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, क्योंकि अब आप वैज्ञानिक हैं, उस विद्या के वैज्ञानिक हैं आप। कोई भी विद्या हो, फिर चाहे वो योगिक साइंस की विद्या हो, मंत्र की हो, तंत्र की हो, किसी भी चीज की हो, आप वैज्ञानिक हो गए उस चीज के, है ना, विज्ञान के ज्ञाता हो गए आप, तो वैज्ञानिक हो गए आप। तो अब आप उहापोह कर सकते हैं किसी से भी अच्छे से, एक जिसे हम कहते हैं ना कॉन्शियस डिबेट करना, तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना नहीं। एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी समझाने के लिए कि तर्क वितर्क और कुतर्क में क्या अंतर होता है, और कहां से कौन सी चीज उगती है ना, वाद क्या है, वाद विवाद क्या है। हमारे यहाँ तर्क वितर्क होता था, वाद विवाद होता था। हमारे यहाँ वो आजकल जो जिसे कहते हैं ना बहस, कुतर्क की बहस जो कि मनस के लेवल पे चल रही होती है, बुद्धि के लेवल पे नहीं चल रही होती है, जिसमें लोग सिर्फ इमोशनली एक दूसरे को बैकफायर कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, और कुछ भी बोल रहे होते हैं, चाहे उसमें कुछ सत्य है या नहीं है। लेकिन विज्ञान का और उहापोह का, तर्क वितर्क का एक ही एजेंडा होता है। क्या एजेंडा होता है? सत्य को उजागर करना, सत्य को जानना, सत्य को पहचानना। अब वो सत्य कुछ भी हो सकता है, ब्रह्म भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, और सूर्य भी सत्य है, चंद्र भी सत्य है, सब कुछ, सब जगह जो भी कुछ सत्य है, जिसका अस्तित्व है। ऐसी हर बात, ऐसी हर चीज जिसका सात्विक अस्तित्व है, जो सत्य है, उस चीज को उजागर करने को हम क्या का प्रोसेस क्या है? उहापोह करना, अपने मन के अंदर तर्क वितर्क करना, कुतर्क नहीं।
और किसी को समझाना भी है, किसी को पढ़ाना है, किसी को बताना है, तो भी क्या करना, उहापोह करना। तो उहापोह करने की क्षमता आपके अंदर, एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है जब आप ये पूरा प्रोसेस अप्लाई कर लेते हो। ये आपके अंदर ये पूरी की पूरी 1 2 3 4 5 पूरे 5 क्वालिटीज होती हैं। तो उहापोह की छठी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। अब देखो आजकल के लोग, है ना, शुरुआत कहां से करते हैं? किसी भी चीज को समझाओ, उनको बोलो कि ये दर्शन शास्त्र पढ़ लो, उनको बोलो कि ये पढ़ लो, क्या बोलते हैं, वैशेषिक दर्शन पढ़ लो, न्याय दर्शन पढ़ लो, या सांख्य दर्शन में पढ़ो जाके, या योग दर्शन पढ़ो जाके। सब कुछ गुरु नहीं सिखा सकता, तो शास्त्र आज नहीं तो कल दर्शन शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ये उपनिषद पढ़ लो, ये वेद पढ़ लो, कुछ भी, उनको कुछ भी बात बोलो, या ये चीज सीख लो, भाषाएं सीख लो, 4-6 भाषाएं सीख लो, नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की, है ना, या अंग्रेजी भाषा सीख लो, या कुछ भी सीख लो। शुरुआत बात करने की कहां से होती है लोगों की? कुतर्क से। शुरुआत उहापोह से होती है, तर्क वितर्क से होती है। उल्टा जा रहे हैं। जो आखिरी स्टेप था, जो आखिरी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए थी, है ना, वहां से आप आखिरी बात से आप शुरुआत कर रहे हो, पहली चीज कर रहे हो। कुछ भी बताओ, वो उनके अपने दिमाग की लॉजिकल रीजनिंग बाहर आ जाएगी, एज इफ कि वो क्यूरियोसिटी रखते से थे, कॉन्शियस लिसनिंग उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की कर चुके हैं, कॉन्शियस एक्सेप्टेंस आ चुकी है उनके अंदर, ग्रहण हो चुका है, धारण कर चुके हैं, और विज्ञान में परिवर्तित हो चुका है उनके अंदर का ज्ञान, और उसके बाद वो उस चीज का तर्क दें। नहीं, कुछ भी बात बोलो, सबसे पहले तर्क आता है उठ के, और ऊपर से एक और भी तर्क दिया जाता है, जिसे कुतर्क ही बोलना चाहिए मेरी नजरों में। और वो क्या कि नहीं, हमें तो ऐसे पता है, हमें तो ऐसे बताया गया, हमें तो ऐसे पता है। चेक किया क्या पता था? जी कर देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो ऐसे है ना। और ऊपर से ये और कि हर बात की लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, हर बात का लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक तक बाद में आओगे, ठीक है, पहले ये 5 चीजें मास्टर होनी चाहिए, पहले ये 5 चीजों का मास्टर होना चाहिए। तो पहले के जो हमारे वो होते थे, जितने भी राजा हुआ करते थे पुराने, जिनको हम कई बार हम उनको राज ऋषि भी बोलते थे, उनमें से कुछ थे राज ऋषि भी थे और राजा भी थे। उनको विद्या के योग्य बनाने के लिए पहले इंद्रिय जय बनाया जाता था, है ना। फिर उनको समझा जाता था कि अब ये विद्या के योग्य हो गए, अब उनको गुरु विद्या देगा। पहले इंद्रिय जय होना जरूरी था। और इंद्रिय जय होने से पहले क्या जरूरी था? चेतना होना। तो चेतना जाती कैसे है? क्या चीज है जो चेतना को खा रही है? चित्त की वृत्तियां। तो घूम फिर के बात कहां पे आ गई कि चित्त में से वृत्तियां हटाओ, चेतना बढ़ेगी, तो मन एकाग्र होगा, तो आप इंद्रिय जय हो जाओगे, तो आप विद्या के काबिल हो, विद्या के योग्य हो, और फिर आपको विद्या दी जाएगी, तब आपको कोई ज्ञान समझ में आएगा। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना, ये गुरु ये नहीं सिखाते, ये गुरु वो नहीं सिखाते, पहले ये बताइए कि वो लोग कहाँ हैं, वो शिष्य कहाँ हैं, कितने शिष्य हैं? ये जो अभी मैंने 6 चीजें बताई हैं, कितने शिष्य हैं जिनके अंदर ये 6 चीजें होती हैं? या वो शुरू की 4 ही होती हैं? शुरू की 4 ही हो जाएं, बाकी की सिखाई जा सकती है। जो शुश्रूषा है, श्रवण है, ग्रहण है, धारण है, विज्ञान है। चलो विज्ञान और उहापोह तो बाद में कर लेंगे, 2 को छोड़ भी दें कि चलो वो गुरु सिखा लेगा, लेकिन शुरू की 4 नहीं है तो क्या करेंगे? इन्हीं चीजों को थोड़ा सा हट के और फिजिकल लेवल पे जब डिफाइन कर देते हैं तो हम इन्हें कॉग्निटिव स्किल्स बोल देते हैं। और फिर हम उसका यूज किस लिए कर लेते हैं? दुनिया भर के, आजकल की दुनिया में वो जो IQ टेस्ट होते रहते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो उन्हीं के उनका बेसिस यही है। ये जो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, इसका एक फिजिकल वर्जन क्या है? कॉग्निटिव स्किल्स। और कॉग्निटिव स्किल्स का एक मेजरमेंट क्या है? IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट। ठीक है, तो चलो वो तो
इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट और आईक्यू टेस्ट तो हटा दो। हम नहीं कह रहे कि लो आईक्यू के सबका आईक्यू चेक करेंगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं। लेकिन आप अपने आप को देखिए कि विद्या किसको दी जा सकती है। कई बार ऐसे हम बोलते रहते हैं ना कि बैठे बैठे सबको ज्ञान नहीं देते रहना चाहिए, फालतू का बोले जा रहे हैं, अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो आप भी अगर कहीं पे किसी को ज्ञान दे रहे हो, कोई सही बात भी किसी को बताने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले ये तो देखो कि उसमें ये 4 चीजें हैं, जिज्ञासा है उसमें सुनने की। नहीं है तो वो व्यक्ति आपको उल्टे सीधे जैसे ही ज्ञान देने से कोई तर्क वितर्क देना शुरू कर दे, और कोई आपको पता है कि वो उस ज्ञान का वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है वो उस ज्ञान का, ज्ञाता नहीं है वो उस ज्ञान का, लेकिन तर्क से शुरू कर दे, बस वहीं चुप हो जाओ, वहीं शांत हो जाओ। क्यों? कि उसके अंदर शुश्रूषा नहीं है, श्रवण नहीं करेगा वो, या नहीं करेगी वो व्यक्ति श्रवण नहीं करने वाला, ग्रहण नहीं होगा, धारण भी नहीं होगा। तो बोल ही क्यों रहे हो, बता ही क्यों रहे हो कुछ है ना, क्यों दे रहे हैं ज्ञान? तो ये एक पहले और आज भी बहुत सारे गुरु या बहुत सारे अच्छे गुरु जो हैं, बहुत सारे आचार्य भी ये सब चीज़ों को समझते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और फिर चाहे आप कितना ही कह लो कि कुछ स्टूडेंट्स गुरु के करीब होते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि गुरु को कोई उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्यार आया हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो ज्यादा लायक है, उन्होंने चित्र की वृत्तियों को काबू किया हुआ है, वो चेतना रखते हैं, वो इंद्रिय जय हैं, और उनमें ये 5-6 क्वालिटीज हैं ज्ञान देने के लिए। ऐसा थोड़ी कि अर्जुन कोई एक्स्ट्रा फीस दे रहा था द्रोणाचार्य को, कोई नहीं दे रहा था ना, कोई एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था क्या द्रोणाचार्य को? वही सबसे अच्छा धनुर्धर क्यों बना? उसके अंदर ये सारी चीजें थी। तो क्या बाकियों में नहीं थी, लेकिन कम मात्रा में थी। कभी सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे गुरु को, कुछ ग्रहण करते थे, कुछ ग्रहण नहीं करते थे, कुछ धारण करते थे, कुछ धारण नहीं करते थे। तो गुरु ने जो 100% ज्ञान दिया, उस ज्ञान को और भी आगे ले जाके अर्जुन ने उसको पूरा कर लिया, है ना। तो अर्जुन को कह सकते हैं कि गुरु उसको एक्स्ट्रा सिखाता था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पूछ लेता था, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच जाता था जहां पे वो अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन पूछ पाए बाकी बच्चों की स्पीड से पहले। बाकी लोग जो चीजें सीखने में 25 साल लगाएंगे, वो 5 दिन में सीख लेता था उस चीज को, क्योंकि वो बहुत एकाग्र है, बहुत इंद्रिय जय है। ऐसे ही वो दूसरा वो भी था जिसका अंगूठा कटवा दिया था द्रोणाचार्य ने, एकलव्य, है ना। वो गुरु की प्रतिमा बनाकर ही सब कुछ सीख गया। बहुत सटल बात है, बहुत बड़ी समझने की बात है कि क्या था ऐसा एकलव्य के अंदर, जो कि कई मायनों में देखा जाए अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन से भी ज्यादा सटल ज्ञानी था, है ना। तो उसने तो ज्ञान गुरु की मूर्ति से प्राप्त कर लिया। तो कहा, कैसे हम कहेंगे कि सिर्फ एक जिंदा चीखता चिल्लाता बोलता गुरु चाहिए? नहीं, बहुत सारा ज्ञान तो ऐसे आकाश से, शब्द से, श्रवण की जो सिद्धि है, इनमें से एक एक चीज सिद्धि बन जाती है आगे चल के, है ना, जो कि योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ विद्या की बात नहीं है, आध्यात्म की यात्रा को पूरा करने के लिए भी ये सब कुछ बहुत जरूरी है। और अपनी पढ़ाई करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, अपना अच्छा सा कुछ करने के लिए भी ये सब कुछ उतना ही जरूरी है। पीएचडी करने के लिए भी बहुत जरूरी है ये सब कुछ होना। तो आप देखिए आपके अंदर क्या है और क्या नहीं, कितने आप विद्या के योग्य अभी हैं कि नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को विद्या के योग्य बनाइए, फिर आप कहीं पे किसी भी शिक्षक, किसी भी गुरु के लिए एक बहुत अच्छे शिष्य भी होंगे, और आपके जीवन में आप वो चीजें कर जाएंगे जो आपने खुद ने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।